लास्ट टॉपिक करना है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये वो टॉपिक है जैसे मैंने बताया था कि समझ तभी आएगा अगर आपको सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें इंट्रोडक्शन मार्क करनी है, पेज नंबर 216 पे मार्क करिए इम्पोर्टेंस। मिल गया सबको ये पैराग्राफ, ये वाला? चलिए स्टार्ट करिए। The role of financial management cannot be overemphasized since it has a direct bearing on the financial health of a business. The financial statements such as balance sheet and profit and loss account reflect a firm's financial position and its financial health. अब हम रोल की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने मीनिंग क्या समझा था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने ये समझा था कि इट एम्स एट ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज ऑप्टिमल यूसेज ऑफ फाइनेंस, जो हमने फर्स्ट डे फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू किया था। और हमने एक ये बात समझी थी कि जब भी कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है तो उसके अंदर 3 फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वन इज फाइनेंसिंग एंड द अदर इज डिविडेंड डिसीजन। तो जिस तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी उसका वैसा ही इम्पैक्ट बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर होगा। ठीक है, अब अगर हमने किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करना है तो वो कहाँ से किया जा सकता है? फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज एक बात आप समझ लो कि जिस तरह की क्वालिटी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसका वैसा ही इम्पैक्ट किसके ऊपर जाएगा? अपॉन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच डिपिक्ट दी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जान सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। Almost all items, next point, in financial statements of a business are affected directly or indirectly through some financial management decision. अब वो कहते हैं जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर डिसीजंस लेते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? अपॉन सेवरल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब आप अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हो तो आपको पता है कि कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या आता है, लायबिलिटी साइड पे क्या आता है। तो जितनी आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में तो उनके ऊपर इम्पैक्ट किस चीज का आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, some prominent examples of the aspects being affected could be as under। अब अगर हम किसी चीज की भी नॉर्मल कोई भी इंपॉर्टेंस करते हैं तो उसमें सीधे सीधे पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की भी बात करें स्ट्रेट अवे तो उसमें क्या पॉइंट्स आएंगे? इससे लीड्स टू बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है फंड्स की एंड सो मेनी अदर पॉइंट्स। लेकिन जो ये रोल यहाँ पर डिस्कस किया गया है बुक में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें एग्जांपल्स के थ्रू डिपिक्ट की गई है किसकी इंपॉर्टेंस? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो उसी को हमने समझना है। पेज नंबर 217 फर्स्ट पॉइंट देखो, इंट्रो हमने कर ली है। The size and the composition of fixed assets of the business. For example, a capital budgeting decision to invest the sum of ₹100 crores in fixed asset would raise the size of this fixed assets block by this amount। और बात को ध्यान से समझो, इसको हमें समझना कैसे है, अब वो चीज जरूरी है। अब जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं? यहाँ पर किस डिसीजन की बात हो रही है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। तो अगर आज आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो कि आप 500 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो जब भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, कैपिटल बजटिंग लेना है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि टोटल कितनी अमाउंट हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करनी है एंड हाउ मच इन एवरी सेपरेट फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर और फिक्सचर्स में कितना, ठीक है, मशीनरी में कितना, समझ आ रही है बात? तो ये डिसीजन कौन सा डिसीजन होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन। अब इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। अब वो क्या एग्जांपल क्या कर रहा है कि अगर आपने डिसीजन लिया 100 करोड़ आप इन्वेस्ट करोगे तो बैलेंस शीट में एसेट्स का जो ब्लॉक है, जो अमाउंट है वो कितने से इंक्रीज हो
जाएगी बाय 100 करोड़। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो कौन से एसेट्स होते हैं? दे आर नॉट मेड फॉर रीसेल, दे कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो अगर 100 करोड़ आपने फिक्स्ड एसेट्स में लगाया है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं इस चैप्टर में, तभी इसको लास्ट में कराया जाता है। सेकंड पॉइंट देखो, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स and its breakup into cash, inventory and receivables। अब जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो एक तो डिसीजन हमने कौन सा ले लिया? कैपिटल बजटिंग। एक दूसरा डिसीजन कौन सा लिया जाता है कि कितना पैसा हमने करंट एसेट्स में टोटल इन्वेस्ट करना है और उसको ब्रेकअप कर दिया जाता है, मतलब बिल्स रिसीवेबल्स कितना, ठीक है, रॉ मटेरियल्स में कितना, कितना कैश इन हैंड, समझ आ रही है बात? कैश एट बैंक एंड सो ऑन। आगे बात करो, विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स देयर इज अ कमेंसरेट माइनस कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। The quantum of current assets, मतलब total amount, is also influenced by financial management decision. Next point, in addition, decisions about credit and inventory management affect the amount of debtors and inventory, which in turn affect the total current assets as well as their composition. अब ये सीधा एग्जाम्पल है, इससे हाईलाइट नहीं हो रही इंपॉर्टेंस, आपको समझनी है इंपॉर्टेंस, और ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, सीधी सी बात है, हमने क्या डिसाइड करना है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन में क्या डिसाइड करना होता है? कितना पैसा हमने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया कि अगर हम करंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर जाते हैं देन रिक्वायर्ड व्हाट विल हैपन? कैश आपके पास हो सकता है आइडल पड़ा रह जाए, ज्यादा पैसा किसमें फंस जाए? फिनिश गुड्स के स्टॉक में, रॉ मटेरियल में, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। डेटर्स को आप लंबा टाइम पीरियड दे रहे हो तो बैड डेट्स होने के चांसेस हो जाएंगे, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट्स हमारे नेगेटिवली इफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब हमें किसकी प्रॉब्लम आ जाती है? लिक्विडिटी की। हम अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते। तो ये भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो आप जैसा डिसीजन लोगे वैसा ही इन्वेंटरी में पैसा या तो फंसेगा या एडिक्वेट इन्वेस्ट होगा, या तो बैड डेट्स होंगे या बैड डेट्स नहीं होंगे। ये लार्जली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपॉन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये भी हमारे प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इस डिसीजन को लेना बहुत सही तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये सिर्फ हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, वो आपको डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं इंपॉर्टेंस को। व्हाट इट, हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? लेट आने से यही तो नुकसान होता है, समय तो कुछ आता नहीं। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो हम डिसीजन लेंगे उसका सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स पे और बैलेंस शीट की आइटम्स पे। और यही दो चीजें जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी, और जो कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को क्या करती है? डिपिक्ट करती हैं। तो जितनी अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आएगा, और उतनी ही हमारा फाइनेंशियल फॉर्चून अच्छा होगा या फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, तो दो डिसीजन हमने कर लिए अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वन इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हाउ इट विल इफेक्ट द आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और दूसरा हमने क्या कर लिया? इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। थर्ड आउट, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड्स मान करो, नीचे आ जाओ वर्टिकल, involves decision about the proportion of long term and short term funds। अब जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो एक डिसीजन और कौन सा लिया जाता है? जी जल्दी बताइए कि कितना पैसा हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेना है और कितना पैसा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। नेक्स्ट पॉइंट, an organization wanting to have more liquid assets would raise relatively more amount on a long term basis। Next point, there is a choice between liquidity and profitability। last point, current liabilities से बात करो, current liabilities cost less than long term liabilities। अब क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? हमने ये डिसाइड करना है कितना पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, कितना शॉर्ट टर्म से। अगर हम चाहते हैं बिजनेस में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, पैसा हमारे
हमारे पास लंबे टाइम के लिए रहे, तो कौन से सोर्स से ज्यादा पैसा लेना पसंद करोगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज कौन सी है जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि अगर आप लिक्विडिटी ज्यादा चाहते हो, लंबे टाइम के लिए पैसा ज्यादा चाहते हो, तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा किसके बीच में? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज दे आर कॉस्टली। आप लंबे टाइम के लिए पैसा लोगे, बोरो करोगे, या इक्विटी शेयर कैपिटल भी, आप ओन कैपिटल भी लोगे, तो उसका खर्चा आपको पड़ेगा। तो चॉइस समझ आ गई? इफ यू वांट मोर लिक्विडिटी देन मोर कॉस्ट शैल हैव टू बी बोर्न, आपको बियर करनी पड़ेगी, बिकॉज़ करंट लायबिलिटीज दे कॉस्ट लेस देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आज अगर आपने ज्यादा बोरो कर लिया लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, ठीक है, व्हाट विल हैपन? फाइनेंशियल हेल्थ कैसे इफेक्ट होगी? कैसे इफेक्ट होगी? इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कल को फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इनएबिलिटी हो सकती है ना पे करने की, तो उसका असर प्रॉफिट्स के ऊपर नेगेटिवली हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये डिसीजन भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एटसेट्रा। अब पिछला पॉइंट तो ये कह रहा था कि लॉन्ग टर्म से ज्यादा या शॉर्ट टर्म से, अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी हमने डिसाइड करना है कि कितना डेट का प्रोपोर्शन और कितना इक्विटी का प्रोपोर्शन, राइट। ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस द प्रोपोर्शन to be raised by way of debt and or equity is also a financial management decision. Next point, the amounts of debt, equity, share capital, preference share capital are affected by the financing decision, which is a part of financial management. अब जब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने डेट इक्विटी रेशियो कितना रखना है, तो ये भी कौन सी मैनेजमेंट का हिस्सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझा, डेट और इक्विटी को कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड रिस्क। अगर हम टैक्स ज्यादा लेते हैं तो हम टैक्स बेनिफिट तो ले पाएंगे, टैक्स की हमारी बचत हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ हमारा क्या बढ़ जाएगा? फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट बर्डन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। लिक्विडेशन भी हो सकती है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम इक्विटी ज्यादा इशू करते हैं तो वो क्यों हमें कॉस्टली पड़ेगी? क्योंकि जब जब टैक्स देने की बारी आएगी, उसके ऊपर हमें डिविडेंड देने की बारी आएगी, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप प्रेफरेंस को चूज कर रहे हो, आप इक्विटी को ज्यादा चूज कर रहे हो, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो, तो ये जो डिसीजन है, ये भी इसका ये जो डिसीजन जो हम लेंगे कि डेट ज्यादा या इक्विटी ज्यादा, वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करता है, तो इसीलिए इस डिसीजन को इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट आइए, लास्ट पॉइंट जो सबकी समरी है, ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जांपल इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। हायर अमाउंट ऑफ डेट मींस हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर, सिमिलरली यूज ऑफ हायर इक्विटी may entail higher payment of dividend. अगला पॉइंट, सिमिलरली एन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस which is a result of capital budgeting decision is likely to affect virtually all items in the profit and loss account of the business. अब सारी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इफेक्ट होती हैं, पहले पॉइंट्स में भी यही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट कर दिया, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। जो हमने पहले पढ़ा वही चीज को इन्होंने क्या किया, फिफ्थ पॉइंट में इलैबोरेटली उसको डिस्कस कर दिया। अब अगर हम डेट ज्यादा लेंगे तो हमारी कौन सी अमाउंट इफेक्ट हो जाएगी थी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? इंटरेस्ट। अगर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं 500 करोड़ का, मशीनरी का, लैंड बिल्डिंग का, तो फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट बैलेंस शीट में उतने ही पैसे से इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? उसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन के ऊपर आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं? तो अगर हम ज्यादा इक्विटी यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें तो क्या है, कौन सी हमारी फिगर हिल जाएगी? किसकी? प्रॉफिट्स की भी हिलेगी, टैक्स की भी हिलेगी, सबके ऊपर इफेक्ट आएगा, राइट। नेट प्रॉफिट्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा कि हो सकता है वो बिल्कुल कम रह जाएं आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं, चाहे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लें, चाहे हम वर्किंग कैपिटल का लें, चाहे हम फाइनेंसिंग डिसीजन
डिसीजन ले, डेट और इक्विटी का रेशियो, चाहे हम डिविडेंड डिसीजन ले, इन सारे डिसीजंस का इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की आइटम्स के ऊपर आता है और उसी से हम डिपिक्ट कर पाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बिजनेस की कैसी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब कंक्लूजन मार्क करिए। इट कैन thus be stated that the financial statements of a business are largely determined by financial management decisions। यहाँ तक मार्क करो, सेम चीज जो अभी हमने डिस्कस करी, नीचे मार्क कर लो। Similarly, the future financial statements would depend upon past as well as current financial decisions। अब आपकी जो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कैसे इफेक्ट होगी, जो आज आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं। अभी तक कंपनी ने बहुत कम बोरो किया हुआ था, आपने अगले 10 साल के लिए जो क्या है 100 करोड़ बोरो कर लिया, तो क्या इससे आने वाले टाइम में जो आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो आज जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हो उसका इम्पैक्ट कल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर होगा। जो आपने पिछले टाइम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी, डिसीजंस लिए, उसका इम्पैक्ट आपकी करंट फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर आता है, राइट। सो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सीधा इसकी जो क्वालिटी है वो सीधा आपके फाइनेंशियल सक्सेस को, फाइनेंशियल फॉर्च्यून को इन्फ्लुएंस करती है। Thus the overall financial health of a business is determined by the quality of its financial management। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें से हम अगर ये लाइन में पूछ लिया जाए और प्रूव करने के लिए बोला जाए तो इसमें हमें इंपॉर्टेंस ही लिखनी पड़ेगी कि बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट टॉपिक भी हो गया। कॉन्सेप्ट्स लिखिए जी इस चैप्टर के। चलिए कॉन्सेप्ट्स लिखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैं रिपीट कर रही हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल लीवरेज कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट है, और लास्ट में ब्रैकेट में लिख लो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल may be treated as a concept। मे भी आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन फॉर्म्स करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल may be treated as a concept। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये मार्क कर लो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट देखिए, शेयर प्राइस बढ़ रहा है और डिविडेंड किसको मिल रहा है, शेयर होल्डर्स को। फाइन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये वाला। दूसरा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तीनों डिसीजंस हैं, देख लो। ऊपर इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल, इधर है जी फाइनेंसिंग, डेट और इक्विटी, और इधर है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। बस ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से वी आर डन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत डिटेल में चैप्टर आपको कराया गया है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के न्यूमेरिकल्स आपके पास सारे हैं।